एक बेहद खूबसूरत लड़की गुरुग्राम के एक डिस्को क्लब से बाहर निकलती है और जैसे वो बाहर निकलती है 3 लड़के उस लड़की को देखकर अश्लील फप्तियाँ कसने लगते हैं। उस लड़की ने विरोध किया तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और फिर वो उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। इसी बीच में एक और लड़का था जो इस डिस्को क्लब से बाहर निकल रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा उस लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। वो लड़का वहाँ पहुँचता है, उन तीनों को धमकाता है, डराता है और उन्हें भाग जाने के लिए कहता है। तीनों भाग जाते हैं। लड़की को ये बात बहुत पसंद आती है। उसके बाद फिर इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पता चलता है कि वो लड़की कोई आम नहीं थी बल्कि फिल्मों में काम करने वाली एक हीरोइन होती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और यहीं से एक ऐसा कत्ल होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कत्ल का जब खुलासा हुआ था तब उसको पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला था और सबूत में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि मेरा कत्ल होगा, यानी कि जिसका कत्ल होता है 2 साल पहले ही लिख दिया गया था कि उसका कत्ल होने वाला है। लेकिन किसी ने भी उस चीज़ को, उस डायरी को देखने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ था कि इसको पढ़ने की कोई कोशिश मत करना। आज कहानी उसी डायरी की है, आज कहानी उसी फिल्म की हीरोइन की है, आज कहानी उस कातिल की है जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक बेवजह कत्ल कर दिया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल 29 अक्टूबर 2018 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र है, वहाँ पर एक गांव लगता है बवाना। बवाना से कुंडली सोनीपत हरियाणा की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पे ओचंदी रोड के पास दयाल वर्मी कंपोस्ट है। उसके ठीक सामने लगातार एक के बाद एक 3 गोलियाँ चलने की आवाज़ आती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सुनसान एरिया था। रास्ते से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। तभी एक कार में सवार एक व्यक्ति एक महिला को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखता है और जैसे उसके पास जाता है तो वो महिला खून से बुरी तरह से लथपथ होती है। वो आसपास के लोगों को चिल्लाकर बुलाता है, कहता है कि एक महिला है जो गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। उस महिला को वो अपनी गाड़ी में डालता है और गाड़ी में डालने के बाद यहाँ पर एक एमबी हॉस्पिटल होता है। उस महिला को वो सीधा एमबी हॉस्पिटल लेके जाता है। उस महिला का बैग वहीं पास में पड़ा था। चलते चलते उस बैग को भी वो अपनी गाड़ी में रख लेता है। जैसे हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कुछ ही देर में जवाब दे देते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं पाए, तुमने लाने में थोड़ी सी देरी कर दी। दरअसल गोलियां जो मारी गई थीं वो सटीक 2 सीने पर मारी थीं, एक पेट में मारी थी, जिससे उस महिला की हत्या करना ही शायद उनका उद्देश्य रहा होगा। अब महिला के पास जो एक बैग होता है, उस बैग को खोला जाता है और बैग के अंदर से पता चलता है कि उस महिला का नाम, दरअसल महिला का नाम होता है सुनीता सहरावत, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंडली सोनीपत हरियाणा में वो पढ़ाया करती थी और शायद स्कूल जा रही थी अपनी स्कूटी से, तभी उसके साथ ये हादसा होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने आने के बाद उसके परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की और उसके पति का नाम पता चलता है। पति का नाम होता है मंजीत सहरावत और मंजीत सहरावत जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस उसको सूचना देती है। पुलिस की सूचना पाकर वो सीधा एमबी हॉस्पिटल पहुँचता है। जैसे भी वहाँ पर आता है, आकर देखता है उसकी पत्नी खून से लथपथ है, लेकिन वो मर चुकी है। एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास, एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास। बेटा, बेटी, परिवार के बाकी लोग भी आ जाते हैं और हॉस्पिटल में चीख पुकार मच जाती है। पति का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस ने उस महिला को फिर से देखने की कोशिश की तो उसने अपने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, मोबाइल भी उसका ठीक है, पर्स भी उसका ठीक है। यानी कि उस प्रथम दृष्टया इस घटना को देखकर लग रहा था कि लूटपाट का कोई एंगल ही नहीं है। राह चलते जैसे लोगों के साथ लूटपाट होती है, इसमें लूटपाट करने की कोई कोशिश नहीं की थी। हत्यारों ने सिर्फ उसको आके गोली मारी और वहाँ से भाग जाते हैं। लोगों ने उन्हें भागते हुए देखा था। जब पुलिस मौके पर जाती है, पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि बाइक पर सवार होकर दो लोग थे और दोनों के सर पर हेलमेट लगा हुआ था। इससे पहचान नहीं पड़ सकी। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। महिला के नंबर को सीडीआर पर लगाया जाता है, सर्विलांस पे लगाया जाता है। उससे पता करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस को वहाँ से भी कोई एंगल नहीं मिलता। स्कूल में जाती है। स्कूल के जितने भी संग साथी होते हैं, साथ ही स्कूल में आने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावक, उनकी भी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को वहाँ से भी कोई एंगल नहीं मिलता है। रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही थी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि इस घटनाक्रम का कम से कम समय में और जल्द से जल्द खुलासा हो जाए, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई एंगल मिल नहीं रहा था। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये पता चलता है कि कोई हाथापाई नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, सिर्फ सीधा गोली लगी और मौत हो गई है।
पुलिस ने अब जब सारे एंगल खंगाल लेती है उसके बाद सीधा घर जाती है। घर होता है बवाना में, बवाना के उस घर में जाती है जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर वो शिक्षिका रहती है। अब सिर्फ शिक्षिका की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, उसके एक एक चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। तभी एक डायरी मिलती है और जैसे ही पुलिस वाले उस डायरी के पहले ही पन्ने को पलट रहे थे तो पहले पन्ने पर साफ लिखा हुआ था कि इस डायरी को पढ़ने की कोशिश मत करना। दरअसल ये डायरी बहुत ही प्राइवेट तरीके से लिखी जा रही है, लेकिन पुलिस के लिए मजबूरी थी और उस डायरी के अगले पन्ने जो पलटने शुरू किए हैं तो एक पन्ने में लिखा हुआ था कि मुझे मेरी मौत का अंदेशा है, बहुत जल्दी ही शायद मेरा कत्ल भी हो जाएगा। जब ऐसी बातें लिखी हुई थी पुलिस ने और भी देखना शुरू किया। पुलिस जब देखती रही तो पता चला कि ज़्यादातर बातें उसके पति के बारे में ही लिखी हुई थी। पति और पत्नी के बीच में एक विवाद चल रहा था। पति घर में कम और बाहर ज़्यादा रहता था। इसी बात को लेकर ये महिला परेशान जो रहती है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2012 से। गुरुग्राम के डिस्को क्लब के अंदर एक लड़की जब निकल के बाहर जा रही थी तभी उस लड़की के साथ 2-3 लड़के छेड़छाड़ करने लगते हैं और इसी डिस्को क्लब में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम मंजीत सहरावत होता है वो भी बाहर निकलता है और जैसे ही बेहद खूबसूरत लड़की को 2-3 लड़कों की इर्द गिर्द घिरा हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। एकदम फिल्मी हीरो की तरह बीच में जाता है और उस लड़की की जान बचाता है, उस लड़की को उनके चंगुल से बचा लेता है। लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। लड़की इतना खुश होती है कि उससे दोस्ती का इजहार कर बैठती है और दोस्ती फिर इसके बाद ये दोनों आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। लड़की अपने बारे में बताती है कि उसके पिता की तो मौत हो चुकी है, माँ उसकी सरकारी ऑफिसर है, इसलिए वो RK पुरम में सरकारी क्वार्टर में ही रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम राजीव गुप्ता होता है, उन्होंने उसको गोद ले लिया था। वो कई फैक्ट्रियां हैं, करोड़पति हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो फिल्मों में काम करती है। ऐसे ही फिल्मों में लगातार कोशिश कर रही थी। इधर इससे दोस्ती लगातार बढ़ रही थी, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों कहीं दिल्ली कभी मुंबई, इस तरह से जब मौका मिलता था दोनों साथ साथ रहना शुरू कर दिया करते थे। और जब साथ साथ रह रहे थे तो जब ये घर पे कम आया करता था मंजीत, तो उसकी पत्नी जो सरकारी शिक्षिका होती है उसको थोड़ा परेशानी होने लगती है। उसने अपने पति की जब रैकी करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसका अफेयर चल रहा है एक फिल्म अभिनेत्री के साथ। इस फिल्म अभिनेत्री को भी समझाने की कोशिश की, उससे बताया गया कि उसको एक बेटा है, एक बेटी है, उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। जबकि फिल्म अभिनेत्री की जो एज होती है महज 25-26 साल के आसपास होती है, जबकि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है मंजीत सहरावत उसकी उम्र लगभग 37-38 साल के आसपास होती है। अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ वो खुश भी थी। और बात जब आगे बढ़ती चली जाती है तभी जो इस लड़की का मुँह बोला पिता होता है तो उसको लगता है कि इसकी लड़की के साथ ये शायद गलत ना करे, तो इसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हें मेरी लड़की के साथ रहना है तो दोनों शादी करके क्यों नहीं रह लेते हो। जबकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है। वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, इसलिए पत्नी से बार बार वो कोशिश कर रहा था कि तुम तलाक ले लो, अपनी ज़िंदगी अलग गुजारो, मुझे इस फिल्म अभिनेत्री के साथ, यानी कि जिसका नाम होता है एंजल गुप्ता। एंजल गुप्ता को प्यार से एंजल गुप्ता बुलाया करते थे, वैसे उसका नाम शशि प्रभा होता है। जब उसे बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी तो पत्नी ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने बच्चों की खातिर तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक देगी ही नहीं। और इसी बात को देखते हुए उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा रहने लगता था। लेकिन इस महिला ने कभी भी अपने दिल की बात ना तो बच्चों से शेयर की, ना ही परिवार के लोगों से शेयर की। वो ज़्यादातर बातें अपनी डायरी के अंदर नोट कर दिया करती थी। साल 2016 की बात है, अक्टूबर का वो महीना था। उसने अपनी तारीख लिख दी थी, शायद अब मैं बचूंगी नहीं, अब मुझे ये लोग मार डालेंगे। और ऐसा ही होता है, जब लंबा वक्त गुजर जाता है तब एक प्लानिंग की जाती है। अक्टूबर का महीना था, साल 2018 की ये बात है। 23 अक्टूबर को बैठकर प्लानिंग की जाती है। जो लड़की होती है एंजल गुप्ता, वो अपने पिता राजीव गुप्ता के साथ बैठकर, साथ ही जो इसका प्रेमी होता है मंजीत, ये आपस में प्लान करते हैं और उसकी हत्या करने का प्लान बनाते हैं। हत्या करने की बात जब आती है तो इसका जो राजीव गुप्ता होता है, उसका ड्राइवर होता है दिनेश, वो कहता है कि मैं शूटरों को उपलब्ध करा दूंगा जो किराए पर, जो पैसे लेकर हत्या कर देते हैं। इसके लिए उसने अपने मामा धर्मेंद्र से संपर्क किया और धर्मेंद्र जो उसका मामा था उसने मेरठ के 2 शूटर हायर किए, जिसका एक का नाम विशाल उर्फ जॉनी होता है और दूसरे का नाम शहजाद होता है। और ये तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद पैसे की बात की जाने लगती है। 18 लाख रुपए ये मर्डर की रकम तय की गई थी, लेकिन ये साफ साफ इनकार कर देते हैं कि 18 लाख रुपए तो ज़्यादा हैं, कुछ कम करो। वार्निंग होती चली जाती है, आखिरकार 10 लाख रुपए में बात तय हो जाती है। ठीक है, 10 लाख रुपए ले लो और उसका मर्डर कर दो, लेकिन इसके लिए 2.5 लाख रुपए की रकम एडवांस दी जाती है। और एडवांस देने के बाद जो विशाल उर्फ जॉनी होता है, साथ ही शहजाद होता है, ये रैकी करना शुरू कर देते हैं।
23 अक्टूबर 2018 को इनकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद रैगी करना शुरू कर देते हैं। 26 अक्टूबर को मर्डर होना था, लेकिन जब ये घर के बाहर खड़े होते हैं कि जैसे वो टीचर आएगी स्कूल से तब इसको गोली मार देंगे, वहीं पास में ही एक समोसे की दुकान होती है, वो समोसा खाने में लग जाते हैं और इसी बीच में टीचर आती है और आकर चली जाती है। 27 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ का दिन होता है, इसलिए वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहती है, इसलिए उस दिन भी मर्डर की प्लानिंग जो थी वो फेल हो जाती है। 28 तारीख को फिर कोशिश करते हैं और 28 तारीख को कोशिश करने के बाद उस दिन भी फेल हो जाते हैं। 29 अक्टूबर को जब ये महिला टीचर अपने घर से निकल रही थी अपनी ड्यूटी पर अपने इस स्कूल में, तभी इसका पति एक मिस कॉल मारता है, मिस कॉल से इशारा कर देता है कि वो घर से निकल चुकी है। और उसके बाद बवाना कुंडली सोनीपत हरियाणा जो मार्ग होता है उस पर एक ओचंदी रोड है, जहां पर दयाल वर्मी कंपोस्ट एक जगह होती है, उसके ठीक सामने बाइक को इस स्कूटी से ओवरटेक करते हुए मैडम से पूछते हैं, हाय हेलो करते हैं। मैडम जैसे ही उनकी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, तुरंत एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं और जैसे वो मैडम को लगती हैं, गोली लगने के बाद मैडम वहीं पर गिर जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और खुलासा करने के बाद इसमें जो आरोपी होते हैं, इसमें उसका पति मंजीत सहरावत, जो पति की प्रेमिका होती है एंजल गुप्ता, मुँह बोला पिता राजीव गुप्ता, ड्राइवर दिनेश, मामा धर्मेंद्र, विशाल उर्फ जॉनी, जो शूटर होता है शहजाद, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाता है। जब कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है, वक्त आगे बढ़ने के बाद एंजल गुप्ता कहती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था वो मौके पर थी नहीं, वो मुंबई गई हुई थी, उसका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। उसके लिए उसने एक रिट भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि पुलिस ने जो सबूत दिए थे वो काफ़ी पुख्ता दिए थे। अभी तक इस मामले में कई साल बीतने के बाद भी पुलिस कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि शिक्षिका के कातिलों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। हालांकि शायद वो जमानत पर छूट गए हैं और यही हमारे देश का कानून, यही दस्तूर होता है कि कत्ल हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, अपराधी जेल जाता है और कुछ समय के बाद उसको ज़मानत मिल जाती है, वो ऐसे ही आज़ाद घूमते रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो गलती रही है वो शिक्षिका की रही है। वो 6-7 साल से वो अपने पति को देख रही थी, जिस तरह से उसका पति उसको धोखा दे रहा था, उसकी ज़रूरत थी कि उसको बिल्कुल किनारा कर लेती, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंड थी। उसकी अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, दोनों बच्चों को अच्छे से पाल सकती थी। उसको लग रहा था कि इसको खतरा है, लेकिन पति को पता नहीं क्यों वो तलाक नहीं देना चाहती थी और तलाक ना देने की वजह से ही इसका कत्ल हो जाता है। काश कि उसने अपने पति से छुटकारा पा लिया होता तो उसकी भी ज़िंदगी सही रहती और जो दोनों बच्चों की परवरिश है शायद वो भी अच्छे से हो जाती। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।